आइए आज हम लोग कोहलबर्ग की थियरी पढ़ेंगे। और कोहलबर्ग ने जो अपनी थियरी दी थी वो नैतिक मूल्य पर दिया था, मोरल डेवलपमेंट, मोरालिटी पे दिया था। तो आज उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और उन्होंने किस टाइप से बच्चों के अंदर डेवलप करने के लिए वो स्टेजेस बांटे हैं। आइए आज हम देखते हैं। कोहलबर्ग की थियरी को डिस्कस करेंगे। तो कोहलबर्ग जो थे उन्होंने कौन सी थियरी दी थी? मोरल डेवलपमेंट। और ये जो कोहलबर्ग की थियरी है ये यूपी टेट और सी टेट के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। मोरल क्या है? नैतिकता मीन्स नैतिक सिद्धांत। उन्होंने नैतिक सिद्धांत पे दिया था कि कोई भी अगर बच्चा है तो वो उसके अंदर मोरल वैल्यूज कैसे डेवलप होते हैं और कैसे डेवलप होगा उसके अंदर, ये उसके बारे में उन्होंने पूरा ये उस पे अपनी थियरी दी है। तो मोरल नैतिक क्या है? जैसे कि किसी भी बच्चे को क्या चीज सही लगता है, क्या गलत लगता है, अपने बड़ों को देख के जो सीखता है वो उसका मोरल होता है। मोरल वैल्यूज कैसे डेवलप होते हैं? तो मोरल कोहलबर्ग ने अपनी थियरी को एक डायलेमा और रीजनिंग, दो वर्ड दिए थे अपनी थियरी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है। तो डायलेमा क्या है? दुविधा। डायलेमा ये है कि जैसे कि अगर कोई भी स्टूडेंट है, सपोज दैट कोई भी हो, आप हम में से कोई भी हो सकता है, तो अगर कोई स्टूडेंट है और उसका एक ही दिन में दो पेपर ही पड़ जाते हैं, मान लीजिए एक ही दिन है संडे, उसका एक एसएससी का पेपर हो जाता है और दूसरा पीसीएस अगर वो दे रहा है तो पीसीएस का उसी दिन सेम डेट पे अगर दो पेपर पड़ जा रहे हैं तो ये दो पेपर, अब उसमें से कोई इन दोनों में से एक, उसी दिन ही दो पेपर पड़ जा रहे हैं एसएससी और पीसीएस का, तो उसे दो में से एक चूज करना पड़ेगा। और वो क्या है? चाहे वो एसएससी चूज करे या पीसीएस। अब वो जो ये स्टेज उसकी आ गई, ये डायलेमा, दुविधा की आ गई कि अब वो क्या सोचेगा कि अब कौन सा पेपर उसे दो में से एक छोड़ना पड़ेगा, चाहे जो वो छोड़े। तो वो ये दुविधा में पड़ जाएगा कि अब हम कौन सा करें और कौन सा छोड़े। तो ये जो सिचुएशन आती है उसे बोलते हैं डायलेमा। और रीजनिंग क्या हुई? अब जैसे यही स्टूडेंट है, एसएससी और पीसीएस दोनों ही डेट को जो एग्जाम इसके पढ़ रहे हैं, अगर वो ये अब तर्क लगाएगा, रीजनिंग करेगा कि हमारा जो है पीसीएस में स्कोर सही हो जाएगा और एसएससी में हम उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो वो एक चीज को चूज कर लेता है और उसे एक छोड़ना पड़ेगा ही, और एक को चूज कर लेता है। जैसे वो पीसीएस पेपर के लिए वो तैयार हो जाता है कि हम इसी पेपर को अब देंगे। तो ये जो वो अब ये तर्क क्या लगा कि उसने ये पेपर को चूज किया कि हम यही देंगे, क्योंकि उसने सोचा कि इस सब्जेक्ट में मेरा स्कोर ज्यादा सही हो पाएगा, एसएससी में हम उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो प्रोसेस हुआ तर्क लगा के किसी एक चीज को चूज करना, ये उसकी रीजनिंग कहलाती है। तो आपको ध्यान में रखना है, डायलेमा दुविधा होता है कि ऐसी कोई चीज जिसमें से हमें दो में से कोई एक चीज ही चूज करना पड़े। और रीजनिंग क्या हो गई कि उन दोनों में से हमें तर्क लगा के एक चीज चूज करना है, ये उसकी रीजनिंग हो गई। अब देखिए कोहलबर्ग जी ने जो है 3 लेवल्स उन्होंने अपने बताए थे कि अगर मोरल डेवलपमेंट करना है या बच्चे का होता है तो उन्होंने 3 लेवल्स बताए थे, और इन लेवल्स में स्टेजेस भी हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो पहले जो उन्होंने बताया था कि प्री कन्वेंशनल स्टेज है, इसे बोलते हैं पूर्व परंपरागत स्टेज। ये ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा मोरल नैतिक वैल्यूज के बारे में कुछ नहीं जानता है, और ये जो एज है वो 6 to 7 ईयर्स एज के बीच के बच्चों का है ये। और दूसरा स्टेज जो है वो कन्वेंशनल, जिसे बोलते हैं परंपरागत स्टेज, और ये जो लेवल है ये 9 से 15 ईयर्स के बच्चों का है। मतलब ये बिल्कुल एडोलसेंस एज में होता है जो ये। तो एडोलसेंस एज में बच्चों के अंदर नैतिक मूल्य जो है, मोरल वैल्यूज, वो डेवलप हो जाते हैं। अब ये जो थर्ड स्टेज है, जो लेवल है इन्होंने बांटा है, वो है पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर परंपरागत स्टेज। ये प्री एडोलसेंस, मतलब ये एडोलसेंस के बाद की स्टेज है, जिसे बोलते हैं अबव 15 ईयर्स। और इसमें क्या होता है, बच्चे अपने रूल्स खुद बनाने लगते हैं। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो आइए अब इसको पहले ये आप लोग नोट कर लीजिए।
अब आगे पढ़ेंगे एक। चलिए अब फर्स्ट लेवल हम देखेंगे। फर्स्ट लेवल में क्या है, प्री कन्वेंशनल स्टेज लेवल है, इसे बोलते हैं पूर्व परंपरागत स्टेज है। ये 6 to 7 ईयर्स एज के बच्चों के बीच में है, और जिसे बोलते हैं प्री एडोलसेंस एज। प्री एडोलसेंस भी होता है मतलब कि किशोरावस्था के पहले की बात है, तो प्री एडोलसेंस एज भी इसे कहा जाता है। तो इसमें क्या है, 2 स्टेजेस, इसमें भी स्टेज 2 दिए गए हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज में, जिसे पूर्व परंपरागत स्टेज बोलते हैं। इसमें 2 स्टेजेस हैं। एक स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट में क्या है कि कोई भी बच्चा क्या करता है, जैसे इसमें 2 है, पनिशमेंट और ओबीडियंस। इसमें बच्चों को कोई भी मोरल वैल्यूज के बारे में ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वो बच्चे बहुत छोटे रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने बड़ों की आज्ञा मानते हैं। मतलब कोई भी अगर उनके बड़ा है, कोई टीचर हो गया, पेरेंट्स हो गया, फैमिली मेंबर्स हो गए, तो अगर उन्हें बोला जाएगा कि आप ये काम ना करिए, नहीं तो आपको दंडित किया जाएगा, तो वो इस डर से उस काम को नहीं करते हैं। इसका मतलब कि वो अपने बड़ों की बातों को फॉलो करते हैं। और इसमें ओबीडियंस में भी है कि अगर पेरेंट्स कहते हैं आपको ये काम करना है, और आप अगर ये काम करते हैं तो आपको कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा, मतलब कुछ उन्हें खाने पीने को लेके दिया जाएगा। तो वो ये जो स्टेज होती है, स्टेज फर्स्ट, वो पनिशमेंट और ओबीडियंस की स्टेज होती है, जिसमें बच्चों को मोरल वैल्यूज के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता है। वो बस क्या करते हैं, अपनी बड़ों जो होते हैं, अपने फैमिली में जो बड़े लोग होते हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, या अपने भाई बहन हो गए, उन्हीं की बातों को वो मानते हैं। तो ये पहला स्टेज हो गया। और स्टेज सेकंड जो है, इसे बोलते हैं इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, मतलब जैसे को तैसा भी इसे इस नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, उसमें जो सेकंड स्टेज है, उसमें बोला जाता है इंडिविजुअल एक्सचेंज, मतलब टिट फॉर टैट। इसमें क्या है कि जैसे अगर कोई बच्चा है, अपने पीयर ग्रुप में, अपने स्कूल में जाता है, तो वो क्या करता है कि अगर कोई सामने वाला बच्चा, 2 है कोई, अब अगर कोई सामने वाला बच्चा उसको मार दिया तो वो भी मार देता है। तो मतलब कि इसमें बच्चे के अंदर ये आता है कि अगर उसने मेरे साथ जैसा किया, मैं उसके साथ वैसा ही करूंगा। और अगर कोई बच्चे की कोई एक स्टूडेंट है और दूसरे का कोई कॉपी फाड़ देता है, तो वो भी क्या करेगा, इसकी कॉपी वो भी फाड़ देगा। ये क्यों ये ऐसा होता है, क्योंकि इसमें ये ऐसी स्टेज ही है प्री कन्वेंशनल लेवल में, जो कि बच्चे देखते हैं कि अगर सामने वाला हमारे साथ जैसा कर रहा है, हम उसके साथ वैसा ही करेंगे। तो ये हमारा इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, टिट फॉर टैट की स्टेज है। अब हम आगे सेकेंड लेवल देखेंगे। चलिए अब दूसरा लेवल देखते हैं, जिसे बोलते हैं कन्वेंशनल लेवल, हिंदी में बोलते हैं परंपरागत। ये 9 से 15 ईयर्स की एज के बीच का है, इसे एडोलसेंस एज के बीच का ये माना जाता है। और इसमें भी 2 स्टेजेस हैं, स्टेजेस फर्स्ट और स्टेजेस सेकेंड जो है। अब इसमें देखते हैं, अब इसको जो क्या बोलते हैं, स्टेज फर्स्ट सेकेंड उसमें देख लिए थे, ये तो थर्ड फोर्थ हो जाता है ये स्टेज। ये हो गया स्टेज थर्ड एंड ये फोर्थ। और वो सारी स्टेजेस को मिला के ये दिया गया है। जैसे फर्स्ट सेकंड स्टेज देख लिया, तो अब ये थर्ड फोर्थ, फिर आगे भी जो स्टेजेस देखेंगे वो 5th 6th ऐसे स्टेजेस होंगे। तो कन्वेंशनल लेवल में जो है ये परंपरागत स्टेज है, और इसमें फर्स्ट जो स्टेज थर्ड है, इसे बोलते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि अगर कोई भी बच्चा है और इसमें जो है एडोलसेंस एज में आ जाते हैं बच्चे, तो इसमें क्या होता है कि वो अपने टीचर्स या अपने पेरेंट्स को ये दिखाने के लिए काम करते हैं कि वो उनकी नजरों में अच्छे बने रहें। तो इनके अंदर ये चीज डेवलप हो जाता है। तो इसमें मोरालिटी थोड़ी थोड़ी उनके अंदर, मोरल वैल्यूज का उन्हें पता हो जाता है, ज्ञान होता है। एडोलसेंस एज में जो कन्वेंशनल स्टेज है, इसमें मोरल वैल्यूज उन्हें पता रहती है। तो वो क्या करते हैं कि अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स के सामने अच्छा बनने के लिए चीजों को करते हैं। जैसे अगर उनको ये पता होता है कि क्या चीज सही है क्या गलत है, तो वो अपने पेरेंट्स या अपने टीचर्स के सामने गुड बॉय की तरह, या लड़की है तो गुड गर्ल की तरह बनने का बिहेव करती है। मतलब वो उसी काम को करेगी जिससे कि पेरेंट्स या टीचर्स की नजर में वो अच्छे बने रहें। तो ये थर्ड स्टेज है, जिसे बोलते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जिसे बोला जाता है गुड बॉय और गुड गर्ल की स्टेज। अब आ जाता है स्टेज फोर्थ, जिसे बोलते हैं सोशल सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर।
अब इसमें क्या होता है कि बच्चे इसमें बहुत अच्छे से सोसाइटी के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, जो सोसाइटी, अब ये क्या होता है, सोसाइटी के ऑर्डर्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अभी तक वो अपने केवल पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में ही अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनका मेन फोकस सोसाइटी पे आ जाता है। अब वो सोसाइटी की नजर में देखते हुए अपने काम को करते हैं कि हमें सोसाइटी के हर रूल्स रेगुलेशंस, इसीलिए इसको लॉ एंड ऑर्डर स्टेज के नाम से भी जाना जाता है, वो सारे अपने ऑर्डर्स को, जैसे अगर कहीं वो जा रहे हैं, जैसे रोड पे जा रहे हैं, अगर लाइट जो होता नहीं, रेड लाइट अगर जलने लग गई तो वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करेंगे। और तो ये जो स्टेज होती है वो लॉ एंड ऑर्डर स्टेज के नाम से भी जानी जाती है, और इसमें बच्चे बिल्कुल सोसाइटी के हर ऑर्डर्स और रूल्स रेगुलेशन को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो ये इसमें उनका स्टेज 4 आ गया, सोशल सिस्टम एंड लॉ एंड ऑर्डर्स। अब हम आगे थर्ड लेवल डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट लेवल डिस्कस करते हैं, जो है लेवल 3, और इसका नाम है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उत्तर परंपरागत, जो अबव 15 ईयर्स की स्टेज होती है। और जो इसमें स्टेज है 5th और 6th स्टेज क्या है, स्टेज 5th जो है इसे बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें क्या होता है कि जो, क्योंकि अबव 15 ईयर्स आ गए हैं स्टूडेंट या बच्चे, तो वो क्या होता है कि वो मोरल को अपने खुद बनाने लगते हैं। तो जो वो मोरल डेवलप करते हैं वो सेल्फ डेवलप करने लग जाते हैं, मोरालिटी को, सेल्फ डेवलप्ड मोरल। अब वो क्या करते हैं कि जो मोरल वैल्यूज जो उन्हें पता रहती हैं वो अब अपने हिसाब से उसको डेवलप करने लगते हैं। इसमें क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट्स में वो क्या करते हैं, अब समाज के जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको ध्यान में नहीं रखते हुए वो ये सोचते हैं कि अगर किसी भी इंसान का कोई भी रूल बनाने से अगर भला हो रहा है तो वो इसमें लोगों के हितों को ध्यान में रखते हैं। और वो सोचते हैं कि अगर किसी भी इंडिविजुअल, कोई भी एक पर्सन है, अगर कोई सोसाइटी का ऐसा रूल तोड़ के भी अगर उसका भला हो रहा है तो वो उस चीज को करते हैं और अपने आप उस रूल को बनाते हैं। ये हो गया उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट्स। और इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी पर्सन, एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर कोई भी पर्सन बीमार है और वो एम्बुलेंस से उसको ले जाया जा रहा है, बहुत ही सीरियस है, तो अगर रेड लाइट मतलब जहाँ पे स्टॉप करना है एम्बुलेंस को, तो वो क्या करेगा, अब वो बहुत ही पेशेंट जो है बहुत सीरियस है, तो वो क्या करता है कि वो रूल्स को, रेगुलेशंस को नहीं देखता है और वो उसको पार करते हुए हॉस्पिटल जल्दी जाने की कोशिश करता है। तो ये जो स्टेज हुई वो क्या हुआ कि अगर एक किसी का भी भला हो रहा है रूल को तोड़ने से, तो वो उस काम को यहाँ पे कर देते हैं, तो वो अपने आप ही मोरल को बनाने लगते हैं इस स्टेज में। अब स्टेज 6 क्या है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। अब इसमें क्या है कि जैसे इसमें बड़े बड़े लोग हुए, जैसे महात्मा गांधी हो गए, भगत सिंह लोग हो गए, तो इन्होंने क्या किया था, अभी तक तो ये इंडिविजुअल राइट्स देखा जा रहा था कि किसी एक पर्सन का अगर भला हो रहा है तो हम रूल्स को ब्रेक कर देते हैं। अब इसमें क्या है कि एथिकल प्रिंसिपल में कि अगर हम पूरे सोसाइटी के रूल को देखते हैं कि अगर कोई सोसाइटी का अगर कुछ भला हो रहा है तो वो क्या करते हैं, अपने आप को भी रिस्क में डाल देते हैं और रिस्क में डालने को तैयार रहते हैं। रिस्क में डालने के बाद वो सोचते हैं कि सोसाइटी का हमारे भला होगा, तो अपने आप को बिल्कुल मरने के लिए भी ये इसमें चले जाते हैं। जैसे भगत सिंह हो गए, तो उन्होंने क्या किया, भगत सिंह जो थे उन्होंने क्या किया था कि ये फ्रीडम फाइटर थे ना हमारे, तो उन्होंने क्या किया था कि अब वो ये सोच रहे थे कि हमें किसी भी तरीके से अपने देश को आजाद करना, अपनी सोसाइटी को बिल्कुल फ्रीडम एकदम करना, फ्री करना है जो ब्रिटिशर्स थे। तो उन्होंने क्या किया कि उनके खिलाफ जो है असेंबली में बम भी कई फेंके गए इनके द्वारा और बहुत स्ट्रगल किया गया। तो ये अपने आप को भी रिस्क में डाल के और वो लोगों की भला के लिए ये सब कर रहे थे। तो ये जो इसमें इनका डेवलप हुआ प्रिंसिपल, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। मतलब वो खुद अपने आप इसमें लोगों की भलाई को देखते हुए, पूरे समाज की भलाई को देखते हुए वो अपने आप को भी रिस्क में डालने के लिए तैयार होते हैं। तो ये इनकी स्टेज 6 है।
और ये तीनों स्टेज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत किस पर दिया था या किस पर आधारित था उनका सिद्धांत? तो ये किस पर आधारित था? नैतिक वैल्यूज पे, नैतिक मूल्य जिसे कहते हैं। तो ये नैतिक मूल्य पर आधारित इनका सिद्धांत था। तो आप इसको ध्यान रखिए कि उन्होंने जो थियरी दी थी वो नैतिक मूल्य पर दिया था, मोरल वैल्यूज की, बच्चों के अंदर कैसे मोरल वैल्यूज डेवलप होते हैं उसको उन्होंने स्तर कुछ दिए थे। तो जो आपको अभी हम थियरी में डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, जैसे को तैसा में कौन से स्तर में बच्चे सीखते हैं? जैसे को तैसा मतलब जो उनके साथ जैसा कर रहा है वो वैसा ही करना चाहते हैं उसके साथ भी। तो ये किस स्तर में उन्होंने बताया था? इसे बताया था उन्होंने परंपरागत स्तर, जिसे बोलते हैं कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत स्तर। अब थर्ड क्वेश्चन है, जब बच्चे खुद अपना नैतिक मूल्य अपनी सोच से विकसित कर लेते हैं तो वो कौन सी स्तर है? अब ये कौन सा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तर है और वो पोस्ट लेवल में जाके ये ऐसा करते हैं, मतलब कि एडोलसेंस को भी क्रॉस कर जाते हैं, जो एज उसमें वही स्टेज एज है इनकी। तो ये कौन सा होता है? ये होता है उत्तर परंपरागत स्तर। उत्तर परंपरागत स्तर का मतलब हुआ कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ये हो गया। अब परंपरागत स्तर क्या है? ये कन्वेंशनल लेवल है। और ये है मोरल वैल्यूज। तो मोरलिटी पे उन्होंने दिया था, मोरालिटी। अब ये फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के स्तर के नाम बताइए। तो कोहलबर्ग ने जो 3 स्तर बताए थे उनके स्तर के नाम आपको सीरियल में ही याद करना है कि पहले कौन सा था, फिर दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था। तो जो पहला स्तर था उसे बोलते हैं पूर्व परंपरागत। पूर्व परंपरागत लेवल था, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल। और इसका ईयर भी पता होना चाहिए, प्री एडोलसेंस स्टेज होती है ये। और सेकंड क्या है? ये परंपरागत स्टेज है। आपको पूरा सीरियल में याद होना चाहिए, ये कन्वेंशनल लेवल। और जो थर्ड स्टेज है इसे बोलते हैं उत्तर परंपरागत स्टेज, और ये इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि इसकी एज कितने से कितने तक में है, इसकी एज भी पूछ लिया जाता है और इसको सीरियल में भी आपको लगाना आना चाहिए। अब ये इतने जो पॉसिबल क्वेश्चन थे, जो इम्पोर्टेंट थे, जिस टाइप के क्वेश्चन आया जाएगा इस टाइप का मैंने करा दिया है। अब आप इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और ये सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको रिवाइज करिए।